हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी विद लोकेश सारा यूट्यूब चैनल पर। आज हम लक्षद्वीप के उन रिफॉर्म्स को लेकर बात करेंगे जिसको लेकर सोशल मीडिया पर सेव लक्षद्वीप ट्रेंड चलाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। वो कौन से रिफॉर्म्स हैं और उन रिफॉर्म्स की क्यों ज़रूरत पड़ी, इस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो दिसंबर 2020 को जब प्रफुल्ल खोड़ा पटेल लक्षद्वीप के प्रशासक नियुक्त हुए तो उसके बाद से ये कहा जाता है कि लक्षद्वीप में लगातार चेंजेस किए जा रहे हैं। और इसी के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो इस लक्षद्वीप को एक टूरिज्म हब बनाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कुछ विशेष परिवर्तन किए गए और इन्हीं विशेष परिवर्तन को लेकर प्रफुल्ल खोड़ा पटेल का बड़ा विरोध लक्षद्वीप में हो रहा है। और उसी के साथ साथ ये कहा जाता है कि मुख्य रूप से जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस बात को लेकर बड़ा हवा दे रही है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप एक तटीय क्षेत्र है, जो इसे आप भारत का मालदीव भी कह सकते हो। लेकिन मालदीव और लक्षद्वीप में अगर हम यहाँ पर एक डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश करें या अगर इनमें तुलना करने की बात करें तो ये कहा जाता है कि मालदीव वर्तमान में विश्व का एक प्रमुख टूरिज्म हब बना हुआ है, जबकि जो लक्षद्वीप है वो लक्षद्वीप आज भी उसी स्थिति में है। यहाँ पर जो डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट की प्रमुख रुकावट या जो बाधाएं मानी जाती हैं वह यहाँ की संस्कृति को लेकर मानी जाती है। सरकार यहाँ पर किसी प्रकार का चेंजेस लाने का आज तक कभी सरकारों ने प्रयास नहीं किया, क्योंकि ये कहा जाता है कि यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा किसी विशेष प्रकार का विरोध किया जाता है। यहाँ पर हम कुछ उन 5 रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे जो भारत सरकार द्वारा लक्षद्वीप के संदर्भ में लाए गए और उनका बड़ा विरोध हो रहा है संदर्भ में जो किए गए हैं। और इसी बात को लेकर ये कहा जाता है कि लक्षद्वीप में बड़ा विरोध हो रहा है। हमने कल लक्षद्वीप के इतिहास के बारे में संदर्भ में बात कर ली, हमने वहाँ की जो मानव संसाधनीय स्थिति है उसके रेफरेंस में बात कर ली। और अब हम उस वीडियो को समझने के बाद ही, उस वीडियो को देखने के बाद ही अब यहाँ पर विरोध क्यों हो रहा है इसको भी आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। पहली तो चीज़ अगर हम बात करें तो यहाँ का जो डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, हमने कल उस पर बात कर दी थी कि ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया माना जाता है। और 1979 को तत्कालीन भारत सरकार ने यहाँ पर शराब पर पाबंदी लगा दी, ये कहते हुए कि यह एक शांत क्षेत्र है, यहाँ पर किसी प्रकार का व्यवधान पैदा ना हो, इस वजह से शराब पर पाबंदी लगा दी गई थी। उसके अलावा लेकिन शराब के साथ यहाँ पर बीफ एक खुली रूप में यहाँ पर आज भी मिड डे मील में इसका प्रयोग किया जाता है, तो वह यहाँ पर खुली छूट हुई थी, खुली छूट मानी जाती थी, जो कि यहाँ की संस्कृति का एक अंग माना गया। अब सरकार ने इस पर नियंत्रण लगाने का प्रयास किया है और इसी को देखते हुए यहाँ पर कुछ रिफॉर्म्स भारत सरकार द्वारा किए गए। उसमें पहला जो माना जाता है लक्षद्वीप पंचायती राज अधिनियम 2021, इसमें कुछ चेंज किए हैं। इस चेंज के अनुसार भारत सरकार ने एक चेंज यहाँ पर ये किया कि जो स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे, अर्थात पंचायती राज के जो वहाँ पर चुनाव होते हैं, जिसे पासा एक्ट के अंतर्गत माना जाता है, इस अधिनियम के अनुसार जो 2 से अधिक संतानों वाले जो माता पिता हैं उनको पंचायती चुनाव में भाग लेने के लिए पूरी तरीके से कानूनी रूप से अवैध घोषित कर दिया। यानी कि यहाँ पर 2 चाइल्ड पॉलिसी को लागू करने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो भारत सरकार ने 1995 में पूरे भारत में ये 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी थी। लेकिन यहाँ पर क्यों लागू नहीं हुई, यह उस समय की सरकारों को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करती है। लेकिन अब वर्तमान में भारत सरकार ने इस लक्षद्वीप के जो स्थानीय निकाय के चुनाव है वहाँ पर 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी, जिससे ये कहा जाता है कि जो यहाँ के स्थानीय जो निवासी हैं, कुछ स्थानीय निवासी, और अगर हम यहाँ पर बात करें जो विपक्षी दल है ये कह के विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर सरकार जो मूल अधिकार है नागरिकों के, उन मूल अधिकारों का हनन करने का प्रयास कर रही है, यानी कि लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने का यहाँ पर प्रयास कर रही है। वैसे अगर हम बात की जाए तो ये एक सिमिलरिटी, एक समान कानून जो भारत के अन्य क्षेत्रों पर लागू होता है, अगर वो लक्षद्वीप पर लागू कर दिया जाए तो इसमें किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं है। यहाँ पर अब इस बात को लेकर बड़े आंदोलन चलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस बात को पहला जो रिफॉर्म्स है वो पंचायती राज से संबंध माना जाता है, जो 2 चाइल्ड पॉलिसी पर आधारित है। दूसरा, शराब की बिक्री पर छूट। 1979 को हमने अभी जिक्र किया था कि तत्कालीन भारत सरकार ने शराब की बिक्री पर यहाँ पर नियंत्रण लगा दिया था। केवल मात्र ये कहा जाता है कि लक्षद्वीप का एक द्वीप माना जाता है बंगारम,
बंगाराम द्वीप पर ही ये कहा जाता है कि शराब की बिक्री होती थी, लेकिन अब भारत सरकार ने इस पूरे लक्षद्वीप के जितने ये जो द्वीप थे इन पर शराब की बिक्री पर खुली छूट प्रदान कर दी। यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर पहले शराब बिक्री न होने की वजह से पूरी तरीके से शांति थी, और जो लक्षद्वीप भारत का वो क्षेत्र माना जाता है जिसका क्राइम रेट पूरे भारत में सबसे कम है। लेकिन यहाँ पर शराब की बिक्री बढ़ने से यहाँ के जो लोग हैं शराब की वजह से एक अशांति स्थिति क्रिएट हो सकती है, यहाँ का क्राइम रेट बढ़ सकता है। इस बात को लेकर यहाँ के स्थानीय लोग बड़ा विरोध कर रहे हैं। अब भारत सरकार यहाँ पर अपना एक जो तर्क प्रस्तुत करती है उसके अनुसार ये माना जाता है कि हमने जो यहाँ पर शराब की बिक्री प्रदान की है, यहाँ पर भारत सरकार अपना जो लॉजिक देती है या तर्क देती है कि हमने यहाँ पर जो शराब की पाबंदी शराब के संदर्भ में भारत सरकार ने अपना जो तर्क दिया है वही दिया कि इस तरीके से कि हम यहाँ पर जो शराब की बिक्री है वो स्थानीय लोगों के लिए न करके केवल मात्र टूरिस्ट को लक्षद्वीप में आकर्षित करने के लिए यहाँ पर शराब की बिक्री की शुरुआत करेंगे। और ये जो शराब होगी यह स्थानीय रूप पर न होकर केवल मात्र होटल्स के अंदर ही इनकी बिक्री की जाएगी, और इस प्रकार सरकार ने यहाँ पर अपना लॉजिक दिया। तो इस प्रकार दूसरा रिफॉर्म से जिसको लेकर ये कहा जाता है कि सरकार ने इस प्रकार अपना तर्क देने का प्रयास किया, और इसी बात को लेकर स्थानीय लोग और कुछ स्थानीय लोग और जो विपक्षी दल है वो इसका विरोध कर रहे हैं। तीसरा बीफ। यहाँ पर बीफ से संदर्भ में अगर हम बात करें तो इसमें गाय, भैंसा और बैल इसके मांस के संदर्भ में बात की जा रही है। बीफ जनरली ये कहा जाता है लक्षद्वीप में बड़ी मात्रा में प्रयोग में लाया जाता था, व्यापार के क्षेत्र में, खाने पीने में, ये यहाँ की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। बीफ के संदर्भ में अगर हम बात करें तो बीफ लक्षद्वीप के जो विद्यालय हैं वहाँ पर मिड डे मील के रूप में भी यहाँ पर प्रयोग किया जाता था। अब ये कहा जाता है कि सरकार ने यहाँ पर बीफ पर नियंत्रण इस तरीके से कर दिया कि अब बीफ का जो व्यापार है और इसको जो बेचना खरीदने वाली की जो प्रक्रिया है वह एक लाइसेंस के अंतर्गत ला दिया गया। यानी कि अब खुले रूप में बीफ का व्यापार नहीं हो सकता, और सरकार ने इसका आधार बनाया एनिमल प्रिजर्वेशन सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत कि यहाँ के पशुओं की सुरक्षा के लिए इस बीफ अर्थात इनके जो मांस को इसके व्यापार को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने लाइसेंस की अनुमति दी है कि केवल मात्र लाइसेंसधारी लोग ही बीफ का व्यापार कर सकते हैं। तो यहाँ के लोग इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं कि देखो बीफ हमारी यहाँ की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है, मिड डे मील में भी हम इसका प्रयोग करते हैं, तो आप इसकी आवश्यकता को समझ सकते हो, और अब आप यहाँ पर लाइसेंस का प्रयोग करके हमारे जो खान पान है उसमें किसी तरीके से नियंत्रण लाने का प्रयास कर रहे हो। तो इस बात को लेकर यह कहा जाता है कि यहाँ के कुछ जो लोग हैं वह इसका विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह कहा जाता है कि भारत सरकार पर कहीं ना कहीं इस तरीके से आरोप लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो ये बताई गई जो 3 रिफॉर्म्स है ये कहीं ना कहीं किसी एक विशेष कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए बनाए गए हैं, और इस वजह से जो कुछ लोग हैं इसे सांप्रदायिक रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। चौथा जो रिफॉर्म्स है वह एलडीए मतलब ये कहा जाता है लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण अधिनियम लाया गया, और उसके अंतर्गत ये कहा गया कि लक्षद्वीप के डेवलपमेंट के लिए एक सरकारी निकाय का गठन किया जाएगा जिसका नाम लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी होगा, अर्थात लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण। और यह प्राधिकरण जनरली 7 सदस्य ही माना जाएगा, और इस 7 सदस्य में से एक अध्यक्ष होगा, एक जो होगा वह यहाँ का स्थानीय अधिकारी होगा, और 2 स्थानीय जनप्रतिनिधि होंगे, और 3 केंद्रीय सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में विशेषज्ञता रखने वाले जो सदस्य हैं उनके 3 सदस्य होंगे। और इस प्रकार ये कहा जाता है कि 7 सदस्य एलडीए आयोग का गठन किया जाएगा, यानी कि एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, और ये प्राधिकरण यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में ये कहा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में योगदान देगा।
यानी कि अगर आपको टूरिज्म डेवलप करना है या टूरिज्म इंडस्ट्री को डेवलप करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको यहाँ के स्मार्ट सिटी का निर्माण करना पड़ेगा। और इन स्मार्ट सिटी का जो निर्माण है वह एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के संदर्भ में किया जाएगा, जिसके लिए सरकार को ज़मीनों की जगह की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ की सुंदरता को बढ़ाने के लिए ये कहा जाता है कि किसी विशेष प्रकार के डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो इसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक विशेष अथॉरिटी का निर्माण किया गया जिसे एलडी कहा गया, और इसे ये इस बड़े अधिकार प्रदान किए गए कि जब इस प्राधिकरण को लगेगा कि ये क्षेत्र टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, तो वहाँ की जगह को या उस भूमि को इस उपयोग हेतु यह अपने अधिग्रहित कर लेगी और वहाँ के किसान इस बात को लेकर विशेष विरोध भी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार विपक्षी दलों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ के स्थानीय लोगों की ज़मीनों को छीनकर यहाँ पर विदेशी लोगों को बसाने का एक सरकारी प्रयास केंद्र सरकार कर रही है। तो इस वजह से ये लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। तो इस के संदर्भ में अगर हम बात करें तो एलडीए वो काम करेगा कि यहाँ पर इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, और उसके लिए यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए यहाँ की ज़मीन अधिग्रहण को लिए और यहाँ के भवन निर्माण के साथ सड़कों की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए एक तरीके से एक स्मार्ट सिटी, लक्षद्वीप को एक स्मार्ट सिटी में डेवलप करने के लिए जो करने का जो मुख्य उद्देश्य है वह एलडीए का होगा। तो इस प्रकार ये चौथा रिफॉर्म्स किया गया। पांचवा और बड़ा महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स, जनरली अगर हम ये कह सकते हैं कि इन चारों को लागू करवाने में अगर कोई विरोध करता है तो उनको कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट लाया गया जिसे गुंडा एक्ट कहा गया। गुंडा एक्ट जनरली इसे स्थानीय भाषा में कहा जाता है, लेकिन वैसे अगर हम इसके संदर्भ में बात करें तो यह एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट माना जाता है। और इस एक्ट के अनुसार अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर कोई संलिप्त माना जाता है, यहाँ पे किसी अपराध में ये कहा जाता है कि वह जुड़ा हुआ है, तो सरकार वहाँ की स्थानीय पुलिस उसे 6 से 12 माह के लिए कैद कर सकती है, जिसके लिए कोई न्यायिक आदेश की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार जब ये एक्ट लाया गया तो विपक्षी दल कह रही है कि भाई साहब अब तो सरकार विरोध भी नहीं करने देती। इस प्रकार के रिफॉर्म्स इन्होंने किए हैं रिफॉर्म के नाम पर, और जब इनका विरोध स्थानीय लोग करते हैं या राजनीतिक लोग करते हैं तो उन्हें गुंडा एक्ट के तहत 6 से 12 माह के लिए कैद किया जा सकता है। जब सरकार से इसके बारे में पूछा गया तो सरकार ने अपना पक्ष रखा है कि भाई साहब ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ के जो रिफॉर्म्स हैं यहाँ पर वैसे क्राइम रेट सबसे कम है, और क्राइम रेट ये आने वाले समय में इस क्राइम रेट में कुछ वृद्धि देखी जा सकती है, क्योंकि हाल ही में कोस्ट गार्ड के द्वारा लगभग 5000 जो अफीम है 5000 जो अंतर्राष्ट्रीय जिसकी कीमत है 5000 करोड़ रुपये वह लगभग पकड़ी गई, और उसी के साथ AK-47 की जो राइफल्स है वो भी पकड़ी गई, जिससे ये लग रहा है कि कहीं न कहीं यहाँ पर अंडरग्राउंड कुछ प्रकार का कुछ विशेष षड्यंत्र चलाए जा रहे हैं, और इन्हीं को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने इस एक्ट को डेवलप किया, इस एक्ट का निर्माण किया। तो ये वो 5 एक्ट है जिसको लेकर ये कहा जाता है कि सोशल मीडिया पर सेव द लक्षद्वीप ट्रेन चलाने का प्रयास किया जा रहा है, और भारत सरकार अपना इसमें पक्ष रख रही है कि लक्षद्वीप के टूरिज्म को डेवलप करने के लिए हमने यह विशेष पक्ष यहाँ पर रख रही है। उसके अनुसार ये कहा जाता है कि हम यहाँ पर कुछ विशेष रिफॉर्म करने के लिए, टूरिज्म इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए ये 5 रिफॉर्म्स लेके आए हैं ताकि यहाँ के लोगों का रोजगार बढ़ाया जा सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।